नमस्कार, मैं जेडी चारण करनी एजुकेशन परिवार में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं, जिस घड़ी का आप सब लोग इंतज़ार करते हैं। परिणाम आने के बाद जब बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी होता है और उसमें आपको अवगत करवाया जाता है कि आपको निम्न दस्तावेज संलग्न करने हैं ताकि आगे की प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। उस दरमियान खामखा बहुत कुछ हाथ पाँव मारने के पश्चात स्टूडेंट्स से माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं और छोटी छोटी बारीक गलतियों की वजह से वह अपने दस्तावेज़ों में कहीं न कहीं त्रुटि रख देता है। इस प्रकार की गलती अभी जो रीट मेंस 2023 का आयोजन हुआ उसके दौरान आपसे न हो, इस संबंध में मैं आपसे बेहद महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे पूरा यकीन है, विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे विज़िट नहीं किया है तो आप निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर तमाम प्रकार के सभी विषयों की कट ऑफ मैंने बता दी है, वो जाके देख सकते हैं। और उस कट ऑफ के बाद अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तविक रूप से मैं दौड़ में हूँ और मुझे ये दस्तावेज अवश्य रूप से एकत्र करने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको पहले भी नॉलेज रहा होगा, जिन्होंने वर्ष 2021-22 से पहले बीएड या बीएसटीसी करके रखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे भी पता है क्योंकि उनको सारी जानकारी है। या जिन्होंने पिछले 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं और उसके बाद उनको ये जानकारी भी रही होगी। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने हालिया बीएड या बीएसटीसी क्लियर करी हैं और उनके अच्छे अंक आ रहे हैं, उनके लिए और वापस पुराने विद्यार्थियों को अपडेट करने के लिए मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। और ठीक से देखना निश्चित रूप से, क्योंकि समय जाते टाइम नहीं लगता है। एग्ज़ाम हो गए थे, 1 मार्च को अंतिम एग्ज़ाम था, है ना, रेट का, मेंस का, और उसके बाद समय चला गया। अब परिणाम आने की संभावनाएं बहुत नज़दीकी बताई जा रही हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी 10 से 15 दिनों में परिणाम निश्चित रूप से आ जाएगा। अंतिम अप्रैल या फिर 5-7 मई तक परिणाम आने की संभावना है। तो उसके बाद क्या है कि जल्दबाजी में बहुत सारी गलतियां रह जाती हैं। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो हमें अभी भी तैयार करने हैं, है कुछ नहीं ज़्यादा, इसमें आपको यूँ हाइपर भी नहीं होना है, लेकिन अपनी तैयारी पूर्ण रखनी है ताकि हम जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की बहुत ज़्यादा महत्ता है और एक अनुशासित विद्यार्थी स्टूडेंट्स जो होता है वो अपनी पूरी तैयारी पहले से कर लेता है। इसलिए हम उस दस्तावेज़ों की आज एक एक बारीकी से जांच करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन से दस्तावेज किस प्रकार से तैयार करने हैं और कौन कौन से आवश्यक हैं जो लगाने और संलग्न करने बहुत ज़रूरी हैं, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो और आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल करनी एजुकेशन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास आए घंटी के बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आगामी सूचनाएं, परिणाम आने के बाद और भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी बातें आपको हम बताएंगे। चलते हैं। ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है, इस स्लाइड पे सारी बातें मैंने यहाँ पर करके रखी हैं और ये स्लाइड यूँ माने कि आपके जीवन के लिए बेहद उपयोगी है, बेहद ही महत्ती भूमिका रखेगी अगर आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करोगे तो। देखिए विद्यार्थियों, अब हम एक एक दस्तावेज के बारे में बारीकी से सबसे पहले आपका मूल आवेदन। 1 नंबर पे हम देखें तो आपका जो मूल आवेदन था वो आपको अभी आपके पास पड़ा होगा, और वो नहीं है तो अपनी SSO ID से आप जो मूल आवेदन आपने किया था विज्ञप्ति आने के बाद रीट मेंस का, वो मूल आवेदन आपको अभी आपके पास रखना है, सुरक्षित रखना है। और उस मूल आवेदन में जो डाटा भरे हुए हैं वो ही डाटा मान्य होंगे। ये आप देख लो, जो जानकारी आपके मूल आवेदन में है वही जानकारी कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी मान्य करेगा। वहाँ पर अगर कुछ डाटा में मिस्टेक हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से आपको समाधान के लिए एक वीडियो जारी करूँगा, बताऊँगा कि इस प्रकार से आपको ये काम करना पड़ेगा। फिर नंबर 2, 10वीं की अंक तालिका। किसकी? क्लास 10 10th की अंक तालिका यानी उसकी मार्कशीट। और 10th की अंक तालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
रखती हैं और इसमें जो डाटा लिखे हुए हैं, जो डाटा लिखा हुआ है वही इस मूल आवेदन में एक सिमिलर होना चाहिए, यानी एक समान होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का डिफरेंस आता है तो वो फिर आपके लिए तकलीफ़ पैदा करेगा आगे जाकर। और वही 12th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट नंबर 3 पे ये चाहिए हमें, और ये तो सभी के पास होंगी ही निश्चित रूप से। लेकिन एक बार अपना जो मूल आवेदन वो निकाल के और 10वीं की जो अंक तालिका है उसमें मिलान अवश्य कर ले ताकि कोई त्रुटि ना हो। फिर स्नातक की अंक तालिका व डिग्री, ये बहुत ज़रूरी है। स्नातक यानी BA, BSc, BCom जो भी आपने कर रखा है उसकी अंक तालिका यानी मार्कशीट और डिग्री, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। और हाल ही में जिन्होंने अगर स्नातक कंप्लीट किया है और जिनकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, और बाकी तो बीएड वालों जिन्होंने बीएड कर रखी है तो उनकी तो आई ही होगी, लेकिन अगर BSTC बीएड में जो कंबाइंड फॉर्म भरा है किसी ने तो उनके लिए आप वो प्रोविज़नल डिग्री भी लगा सकते हो। कैसी प्रोविज़नल डिग्री भी लगा सकते हो, दोनों मान्य हैं, अंक तालिका और डिग्री। इसके बाद BSTC की अंक तालिका व डिप्लोमा नंबर 5 नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट, ये BSTC वालों के लिए। अब डिप्लोमा, ये मार्कशीट जो अंक तालिका है ये आपको प्रथम वर्ष की और दूसरे वर्ष दोनों की लगानी है, दोनों की ला के रखनी है और दोनों की ही बेहद ही ज़रूरी है। और डिप्लोमा जो आपने BSTC से संबंधित डिप्लोमा कर रखा है वो आपको यहाँ पर साथ में संलग्न करना है। अब बीएड की अंक तालिका और डिग्री, किसकी? बीएड की अंक तालिका और डिग्री, जिन्होंने हाल ही में बीएड कर रखा है उनके पास अंक तालिका तो आ ही गई है और डिग्री अगर नहीं है तो आप वो प्रोविज़नल भी लगा सकते हो। कैसी लगा सकते हो? प्रोविज़नल जो डिग्री है वो आप लगा सकते हो। अपनी यूनिवर्सिटी जाके वहाँ से संपर्क करके आप प्रोविज़नल डिग्री ला सकते हो, बिल्कुल वो मान्य है और कोई रोक भी नहीं सकता है आपको। प्रोविज़नल डिग्री लगाकर आप अपने दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर पे रीट का पात्रता प्रमाण पत्र। अब रीट का पात्रता प्रमाण पत्र किन के लिए आवश्यक है? जिन्होंने, क्योंकि ये आपको पता ही होगा, जिन्होंने रीट दिया है मेंस तो बिना रीट पास किए हुए नहीं दिया, लेकिन कोई लाना भूल गया है, अगर कोई समय पे नहीं ला पाया है तो आप RBSE बोर्ड जाके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिला मुख्यालय से वापस भेज दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि जो लेवल फर्स्ट से स्टूडेंट थे, जिन्होंने जो पिछली रीट हुई थी जो लेवल 2 के लिए रद्द कर दी गई थी, उनके जो प्रमाण पत्र थे वो अमान्य कर दिए गए थे, उनकी वैधता खत्म कर दी गई थी क्योंकि भर्ती स्वयं रद्द हो गई थी। और उनके लिए तो जो अभी जुलाई में जो रीट हुई थी 2022 में, वो प्रमाण पत्र लेवल 2 वालों के लिए, बीएड वालों के लिए रहेंगे। लेकिन अगर लेवल 1 के बेस पे अगर किसी ने पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसके बेस पे अगर किसी ने फॉर्म फिल किया है तो उसको पिछले वाला लगाना पड़ेगा। कौन सा? जिस रीट पे आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा है, जो नंबर अंक रीट पात्रता के संलग्न किए, वही प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसलिए मैं आपको फिर से कह देता हूँ, लेवल 1 में आपने जिस पात्रता प्रमाण पत्र पर फॉर्म भरा है वो पात्रता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और इसके बाद ये स्काउट का प्रमाण पत्र है नंबर 8 पे, जो किन के लिए है? केवल BSTC वालों के लिए है। अब इसकी भी मैं बात क्लियर कर देता हूँ। जिन्होंने BSTC करके रखी है उनको एक स्काउट का कैंप होता है 7 दिन का, वो करना अनिवार्य होता है और उसका एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है कॉलेज की तरफ से। तो फिर वो जो प्रमाण पत्र होता है वो प्रमाण पत्र आपको लगाना ज़रूरी होता है। ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि जिला परिषद से आपकी काउंसलिंग होगी, तो कोई जिला परिषद आपसे मांगे कोई न मांगे, जैसे कि हमारे यहाँ जैसलमेर जिला परिषद मांग ले लेकिन बाड़मेर जिला परिषद न मांगे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको तैयार रखने हैं ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर समय रहते ये हमारे पास नहीं होते हैं तो हमारे लिए एक दुविधा खड़ी कर देते हैं, इसलिए ये रखने भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद और क्या चाहिए। BSTC और बीएड कॉलेज से प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र, इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 9 पे ये डॉक्यूमेंट है, 9 नंबर पे BSTC और बीएड कॉलेज से प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र। आपने जिस किसी भी कॉलेज से बीएड या BSTC कर रखा है, आपका उस कॉलेज में प्रवेश का दिन क्या था, प्रवेश की तिथि क्या थी, उसका प्रमाण पत्र प्राचार्य से मोहर लगी हुई, ये लाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और ये सभी के लिए कंपलसरी है। इस स्लाइड पे मैं जो जो डॉक्यूमेंट बताने जाऊंगा, जो बता रहा हूँ वो सभी के लिए अनिवार्य हैं। जो भी कैंडिडेट जो इस भर्ती में परिणाम के बाद उत्तीर्ण होगा उन सभी के लिए अनिवार्य हैं। और देखिए, ये जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक स्टूडेंट जिन्होंने सूरतगढ़ से अगर बीएड कर रखा है तो
और उनकी प्रवेश तिथि यूँ ही मान लेती 7 जुलाई को उन्होंने प्रवेश किया वहीं पर, कितना 7 जुलाई 2020 को। तो 7 जुलाई 2020 के दिन का प्रमाण पत्र उसी बीएड कॉलेज से संबंधित या उसी बीएसटीसी कॉलेज से संबंधित जो प्राचार्य हैं उनसे मोहर लगी हुई वो आपको वहाँ से जारी कर देंगे। बहुत सरल है, जहाँ से बीएड कर रखा है, जहाँ से एसटीसी जिस कॉलेज से किया है वहीं से लाना है। और वहीं से एक साथ में 10 नंबर पे एक काम और करके आना है कि बीएड और बीएसटीसी कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र ये आपको लाना साथ में आवश्यक है। कई कबार जब हम विज्ञप्ति पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे लिखा हुआ आता है कि अंतिम जहाँ से आपने नियमित अध्ययन किया है वहाँ के संस्थान से आपको चाहिए। तो हाँ, लगभग यही मानते हैं कि बीएसटीसी और बीएड हमारा जो है वो अंतिम नियमित अध्ययन का संस्थान होता है और वहीं से आपको ये मिलेगा। तो आप जब ये प्रवेश तिथि लाने जाए तो ये चरित्र प्रमाण पत्र साथ में बनवा के लेके आना, ताकि आगे कोई आपके लिए दुविधा खड़ी ना हो। ठीक है। अब नंबर 11 पे एक प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। कैसा? जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट। कैसा? आपकी कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो। अब इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए वैध अवधि, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो, सामान्य वालों के लिए तो चाहिए नहीं, है ना, एससी एसटी, और फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के लिए चाहिए। बाकी और प्रमाण पत्रों की भी आगे बात करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। देखिए, अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो जाति प्रमाण पत्र हैं, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा हमने सुना भी है। मैं पहले ओबीसी की बात करता हूँ। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आता है या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि 6 महीने के लिए इसकी जो वैलिडिटी, जो अवधि होती है वो वैधता की रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ओबीसी सर्टिफिकेट की अवधि 3 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 वर्ष होती हैं। और जो हमारे नोटिफिकेशन आया था, विज्ञप्ति आई थी रीट मेंस की, उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कितनी अवधि आपकी उसकी वैधता की रहेगी, तो 3 वर्ष रहेगी। लेकिन एक शर्त उसके साथ और संलग्न कर दी थी। शर्त कौन सी थी? कि आपको वहाँ पर क्या देना पड़ेगा? आपको वहाँ पर शपथ पत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब शपथ पत्र कैसा देना पड़ेगा? क्योंकि आप क्रिमिलियर हो या नॉन क्रिमिलियर हो, इसके लिए आपको नॉन क्रिमिलियर का एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। क्योंकि मैं 2020 में भी नॉन क्रिमिलियर था, 21 में भी हूँ और 22 में भी हूँ। तो हर वर्ष एक आपको क्या देना पड़ता है? जो शपथ पत्र देना पड़ता है। अब देखिए, भाई सारा झंझट खत्म करना है तो यही है कि नया बना लो। कैसा बना लो? नया बना लो और फिर सारे झंझट खत्म। अगर इसमें नहीं पढ़ना है, जैसे किसी का 2022 का बना हुआ है, तो एक शपथ पत्र होगा, हम टाइप करवा लेंगे और आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो फिर वहाँ से भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आप वो शपथ पत्र उसके साथ देना है और फिर कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, और आपका वो 100% मान्य होगा, ये भी आप मान चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है। और यही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, यही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, क्योंकि इनके जो इनकम के जो रूल्स सरकार ने निर्धारित किए हैं वो निश्चित रूप से देखने हैं। उसके अगर क्राइटेरिया के अंदर आप आते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका वो सर्टिफिकेट है वो वैध हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों के लिए, और एससी और एसटी के लिए तो हो गया, आजीवन उनकी वैधता होती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान में रखना, उस ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एक तो जन आधार नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन आधार नंबर। ठीक है। और एक आपका आधार नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक आपका आधार नंबर होना चाहिए। यानी कि जन आधार और आधार, ये दोनों आपके उस जाति प्रमाण पत्र के ऊपर अवश्य होने चाहिए, और उसके साथ वो डिजिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजिटल होना चाहिए, बाकायदा डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों शर्तें आप थोड़ा ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं नंबर ऑफ 12 पे, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र वो भी कैसा? ऑनलाइन बना हुआ, पुराने वाला नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आपको ये अभी गांठ बांध लेनी है, अगर किसी के हैं, वैसे तो है नहीं आजकल, फिर भी अगर किसी के है तो पुराने वाला नहीं चलेगा। ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए, डिजिटल, उसके ऊपर साइन होने चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र में भी यही शर्तें लागू होगी कि जन आधार और आधार होना चाहिए, और उसके साथ साथ मूल निवास के ऊपर एक जो नंबर होते हैं जिनको हम कहते हैं टोकन नंबर। क्या कहते हैं? टोकन नंबर। वो टोकन नंबर लगे हुए भी होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अगर टोकन नंबर नहीं है तो आप वापस बनवा लीजिए, क्योंकि टोकन नंबर, जन आधार और आधार, ये तीनों चीज़ें जो मूल निवास प्रमाण पत्र के ऊपर होनी चाहिए, और वो ऑनलाइन बना हुआ होना चाहिए। यह भी शर्त है, यह भी शर्त इसमें साथ में रहेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ और भी एक बात बता देता हूँ कि जो महिला वर्ग हैं उनको जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास किस प्रकार से बनवाने हैं। अब जिस किसी बहन या
हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो दिल्ली की रहने वाली है और उसकी शादी राजस्थान में कर रखी है, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जो जाति प्रमाण पत्र वो तो पिता के नाम से बनेगा। किसके नाम से बनेगा? पिता के नाम से उसका जाति प्रमाण पत्र बनेगा। लेकिन जो उसका मूल निवास है वो कहाँ का बनेगा? वो मूल निवास जहाँ उनका पति निवास करता है वहीं का मूल निवास बनेगा और पति के नाम का बनने वाला है। तो आप समझ लो कि जो मूल निवास है वो तो, जैसे दिल्ली की लड़की है, राजस्थान में उसकी शादी हो रखी है, तो मूल निवास तो बनेगा राजस्थान का और जाति प्रमाण पत्र कहाँ का बनेगा? दिल्ली का बनेगा। ये शर्त इसमें आपको साथ में देखनी है और उसको ध्यान भी देना है, तो आपको ठीक से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ 13। क्या है 13 नंबर पे? आधार कार्ड पहचान प्रमाण पत्र हेतु। बिल्कुल, पहचान के लिए आपको प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके रूप में आप आधार कार्ड को निश्चित रूप से संलग्न कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट, आय प्रमाण पत्र 2.5 लाख से कम आय होने पर। ये कैसे आपको संलग्न करना है इसकी भी मैं बात कह देता हूँ। आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है, लेकिन किन को नहीं लगाना है वो भी मैं बात करूँगा। अब जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय अगर 2.5 लाख से कम आय दर्शाई है, उनको वापस ये लगाना पड़ेगा, ये आप मान लो। और वो भी सक्षम अधिकारी या नोटरी पब्लिक वगैरह से आप इसको करवा सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाके कहीं तहसील कार्यालय में वहाँ पर जाके और नोटरी वाले से आप इसको करवा सकते हो और फिर ये चल जाएगा। आय प्रमाण पत्र जिसमें 2.5 लाख से कम अगर आपने फॉर्म भरते समय दर्शाई है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, अब इसके बाद एक और ये जो प्रमाण पत्र हैं 16 नंबर वाला, इसकी मैं बात कर लेता हूँ, फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी वाला मैं बाद में बात करूँगा। ठीक है, अब देखिए, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ये उनके लिए आवश्यक है जिन्होंने जब फॉर्म भरा था उसमें ये दर्शाया था कि मैं मैरिड हूँ। क्या हूँ? मैरिड हूँ। जिन्होंने अविवाहित लिखा है, अनमैरिड दर्शाया है, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपने जो फॉर्म था वो माना कि अक्टूबर में भरा। कब भरा? अक्टूबर में वो फॉर्म भरा और उसके बाद आपकी दिसंबर में शादी हो जाती है, तो फिर आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर्म भरने के बाद आपकी शादी हो रखी है तो फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म से पहले आपकी शादी हो रखी है लेकिन आपने इसमें अविवाहित दर्शा दिया तो भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर विवाहित दर्शाया है तो फिर आपको ये विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और बहुत सरलता से बन भी जाता है। जो ग्राम सेवक जी वगैरह होते हैं या फिर नगर पालिका से संपर्क करके आप इसको बनवा सकते हैं। फिर इसमें कोई बड़ी बात है नहीं और ये बहुत ज़रूरी भी है। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी की बात करते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र। अब उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र किन को लगाना है? जिन्होंने मूल रूप से खिलाड़ी वर्ग से जो खेल कोटे से आवेदन किया है उनको अपना वो जो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र लगाना है। और कौन से खेल में कितना भारांक है वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसकी सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले आराम से और फिर आप इसको सुरक्षित रख सकते हो ताकि आप आसानी से सभी को याद रख सके और आपके ये काम आ सके। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट के रूप में ले लो और फिर हम आगे बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट और चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद और भी डॉक्यूमेंट है और अगर चैनल पे नहीं है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इतनी उपयोगी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। और अभी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, ओके। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और बात करते हैं अगले कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ये रहे आपके समक्ष, देखिए सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए और एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको ठीक से समझ में भी आना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पर चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद वो जो पहली स्लाइड थी वो सभी के लिए अनिवार्य थी। सभी को वो जो स्लाइड पे जो जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे संलग्न करने हैं, सारे के सारे संलग्न करने हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी वाले को छोड़ दो, बाकी वाले सारे के सारे। और इसके बाद इसमें कुछ शपथ पत्र है वो भी सभी को अनिवार्य रूप से लागू मतलब सभी को बनवाने हैं। ठीक है, अब कैसे करना है उसकी बात सुनिए। अब पहले नंबर पे शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। उनको क्या करना है, जितना भी उनको आरक्षण मिल रहा है उनका, और वो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके बगैर उनको जो जिस कोटे का लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, ये उनके पास होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद ये हो गया और फिर देखते हैं
विधवा कैटेगरी वालों को क्या करना है, विधवा कैटेगरी वालों को, ये विकलांग कैटेगरी वालों के लिए हो गया, ये विधवा कैटेगरी वाले है ना, जो विडो है उनको विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना है ना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट पड़ा है कौन सा, विडो का, तो कोई काम का नहीं है। उसके साथ आपको एक शपथ पत्र देना है और उसके साथ साथ अपनी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी देना है, तब जाके ये बातें स्वीकार्य होगी। यहाँ पर आपको 3 स्थितियाँ बनती है कि स्वयं का शपथ पत्र और पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और फिर आपको साथ में विडो का जो सर्टिफिकेट वो देने की वहाँ पर ज़रूरत रहेगी। तो ये 3 स्थितियाँ आपके समक्ष है, क्लियर हो गई है, इसमें कोई शंका समाधान वाली बात नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब तलाकशुदा के लिए कहते हैं ना, जो डिवोर्स कैटेगरी से, उनके लिए, तलाकशुदा के लिए न्यायालय का निर्णय है ना, न्यायालय का जो निर्णय होता है, प्रमाण पत्र जिसको डिक्री कहते हैं, वो जो डिक्री है वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर इसमें भी कुछ शर्तें हैं, जैसे डिवोर्स कैटेगरी के जो न्यायालय के निर्णय हैं, वो माना कि आपने अक्टूबर में फॉर्म भरा, जैसे कि 15 अक्टूबर ने आपने फॉर्म फिल किया, लेकिन आपका जो तलाकशुदा का निर्णय है वो 10 अक्टूबर को आ गया था, 10 अक्टूबर को आ गया था, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने 15 अक्टूबर को फॉर्म फिल किया है लेकिन आपका जो न्यायालय का निर्णय है वो 20 अक्टूबर को आता है, तो फिर आपको वो लाभ दे नहीं होगा, वो आपको जो लाभ है वो दे नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद वो आपका जो था न्यायालय का निर्णय आया, इसलिए वो मान्य नहीं होगा। तो ये पहले का निर्णय होना चाहिए और जो डिक्री है वो पहले ही जारी की होनी चाहिए, और इसलिए आपको ये विशेष ध्यान में रखना है कि जो आपका न्यायालय का निर्णय है वो पहले का होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई डिवोर्स कैटेगरी की बात। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए है ना, एक्स सर्विसमैन, उनके लिए हम बात करते हैं। एक्स सर्विसमैन वालों को क्या करना है, जो सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र होता है वही संलग्न करना है, बाकी कुछ नहीं। वास्तव में भारत सरकार के लिए उन्होंने सेवाएं दी थी और वो बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रमाण पत्र लगा दो, फिर मैटर क्लोज। अब ये कुछ शपथ पत्र चाहिए, ये कुछ क्या चाहिए, शपथ पत्र, ये सभी के लिए अनिवार्य है। मैं इसको एक अलग कॉलम में डाल देता हूँ, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये तो कैटेगरी वाइज मैंने बताए, ठीक है ना, और ये सभी के लिए अनिवार्य है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। ये तो कैटेगरी वाइज बता दिया कि इन कैटेगरी वालों को ऐसे करना है। अब देखिए एक तो संतान संबंधी शपथ पत्र, किससे संबंधी, संतान संबंधी शपथ पत्र आप सभी को लगाना है। जैसे अगर किसी की शादी हो रखी है, अगर उसके 2 संतान हैं तो उनको शपथ पत्र लगाना है कि मेरी 2 संतान है, भविष्य में 2 से ज़्यादा संतान नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप अविवाहित है तो भी आपको शपथ पत्र लिख देना है, उसमें ये दर्शाना है कि मैं भविष्य में 2 से ज़्यादा संतान उत्पत्ति नहीं करूँगा, ये वाली बात उसमें आपको दर्शानी है। विवाह के समय दहेज नहीं स्वीकारने का प्रमाण पत्र ये भी है, अगर कर रखा है तो नहीं स्वीकारा था उसका देना है, और नहीं कर रखा है तो भविष्य में नहीं स्वीकारूंगा, इस प्रकार का आपको ये शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये अभी तैयार करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपकी विज्ञप्ति आएगी है ना, जो नोटिफिकेशन बोर्ड जारी करेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसमें, उस विज्ञप्ति के पीछे ये सारे के सारे जो शपथ पत्र संलग्न हो गए, हम आसानी से निकाल लेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, कहीं पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो पहली स्लाइड में बोले थे वो डॉक्यूमेंट पहले से आज से ही तैयार कर देना, ताकि आपके लिए बेहद उपयोगी हो सके। और ये जो वीडियो हैं ये आपके और भी दोस्तों तक शेयर करना, ताकि क्योंकि ज्ञान है और माँ सरस्वती का वरदान सभी को इसी रूप में दिया गया है कि आप इसको जितना फैलाओगे वो आपके काम आने वाला है। ठीक है ना, तो ये और किसी अपने मित्र तक जानकारी अवश्य पहुँचे, ताकि वो भी इस बात से भली भांति परिचित हो जाए। अब धूम्रपान नहीं करने से संबंधित स्वघोषणा है ना, कि जब विद्यालय जाऊंगा तो नहीं करने दूंगा स्टूडेंट्स को, नहीं मैं खुद करूंगा, इस प्रकार का भी एक स्वघोषणा पत्र लगता है, वो साथ में लगा देंगे। और घोषणा पत्र और शपथ पत्र, और भी कुछ घोषणा पत्र और शपथ पत्र चाहिए, जो भी हमें क्या करने हैं वहाँ पर लगाने हैं वो हम वहाँ पर लगा देंगे, और फिर जो हमारा काम है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। अगर इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको ठीक से समझ में आएगी। आगे भी और कुछ बातें करने जा रहे हैं हम और लगभग मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश की है, और आपके ये ठीक से समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट को देख के और उसका मेरे से जितना संभव हो उत्तर देने की कोशिश करूँगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्यूरीज हो, निश्चित रूप से आप शेयर करिए, मैं आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। अगर आपको वीडियो
अच्छा लगा है तो इसको शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि शेयर करने से और भी स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचेगी ताकि और किसी का भला हो सके। और आपने वीडियो को पूरा सुना, निश्चित रूप से आप लाइक करोगे ही। और ऐसी बेहद महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल पे आप नियमित रूप से बने रहें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि और भी सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, परिणाम आएगा, मैं सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।